जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, चंपारण सत्याग्रह के नेता थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कि सबसे मूल्यवान धातु है। तो यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे साथियों, प्लेटिनम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष साथियों ओम बिरला। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओम बिरला है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन जो है साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन जो है ये 2015 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि इनमें कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों रसायन। रसायन जो है ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर वन्य जीव नहीं है। चलिए साथियों बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे वन्य जीव नहीं है। तो याद रखिएगा बकरी नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, बकरी। अगला प्रश्न है साथियों लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष पर होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष पर होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों लोकसभा का चुनाव सामान्यतः 5 वर्ष पर होते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, 5 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। बताइए साथियों कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल यहां पर 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, 3 भेद होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहां पर 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे। लगाइएगा साथियों आंसर क्या होगा कि 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन बी सही जवाब यहां पर वीर कुंवर सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस किस में हुआ था। तो 2024 ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों फ्रांस में। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, श्री कृष्ण सिंह होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों
नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा साथियों, नेपाल की जो राजधानी है साथियों, ये आपके काठमांडू में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, काठमांडू में होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। लगाइएगा आंसर क्या होगा। और साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा कर जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो याद रखेंगे एशिया महादेश। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बताइए साथियों कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड जो है कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों 11 अगस्त को होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर 11 अगस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है। बताइएगा साथियों कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो याद रखिएगा साथियों, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। बताएंगे साथियों कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा भगवान का संबंध जो है किस जनजाति से था? बताइएगा साथियों कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था? तो याद रखिएगा साथियों, बिरसा भगवान का संबंध हो जाएंगे मुंडा जनजाति से। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि राजग का यहाँ पर पूरा रूप क्या है? तो राजग का साथियों पूरा रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा, राजग का पूरा रूप होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? बताइए साथियों कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो याद रखिएगा, खेतों की सिंचाई में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, खेतों की सिंचाई में होता है। अगला प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए साथियों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है साथियों काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, काल्पनिक तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है। बताएंगे साथियों कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, डेसिबल में मापी जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का दाब जो है ये किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, रक्त का दाब मापते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर से। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, स्पिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो है किया जाता है। बताएंगे साथियों कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है AC को DC में बदलने के लिए की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, आधी होती है। अगला प्रश्न है कि द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव्य का जो अपेक्षिक घनत्व है साथियों ये आपके हाइड्रोमीटर से मापे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को
दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की जो संख्या होती है ये अनंत होती है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो इनको लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा लोह चूर्ण का। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोह चूर्ण का होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।